प्रधानमंत्री मोदी के उस भाषण को खुद ही पढ़ रहे हैं, मगर शब्द उन्हीं के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को कहा था, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य खुद किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। 19 नवंबर 2021 के दिन गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि दिए के प्रकाश जैसा सत्य, यानी इन कानूनों की खूबियों के बारे में किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। रिपोर्टर्स कलेक्टिव के श्री गिरीश जलिहल ने इस तपस्या की पोल खोल दी है, बता दिया है कि वह दिया किसका था जिसके प्रकाश की तरह कानून बनाने का दावा किया जा रहा था। हम जिस रिपोर्ट की चर्चा करने जा रहे हैं उससे तो बिल्कुल नहीं लगता कि किसानों के लिए तपस्या हो रही थी और वो तपस्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। अब पता चल रहा है कि भारत के किसानों के लिए कॉरपोरेट के लोग चुपचाप तपस्या कर रहे थे। हम फिर से बता दें कि यह रिपोर्ट हमारी नहीं, श्री गिरीश जलिहल की है, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव के हैं। उन्हीं की रिपोर्ट का हिस्सा पढ़ रहा हूं। इस रिपोर्ट के आने के 48 घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुके हैं, मगर सरकार ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। तो अब आते हैं तपस्वी जी पर। सबसे पहले आप तपस्वी का चेहरा देख लीजिए। शरद मराठे नाम है इनका। भारत के सभी किसान शरद मराठे को ठीक से पहचान लें। यही वो तपस्वी जनाब हैं जो उनकी आय डबल करने के लिए तपस्या कर रहे थे। लिंक्डइन एक वेबसाइट है, इस पर उन्होंने अपने परिचय में लिखा है कि वे 5.5 साल से भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं। यहां पर इन्होंने यह नहीं लिखा है कि खेती को कारोबारी बनाने के लिए जो टास्क फोर्स बना था उसके सदस्य यही थे, बनाने का सुझाव भी इनका था। चेयरमैन थे उसके अशोक दलवाई। जो सब यह नहीं बताते हैं, श्री गिरीश जलिहल अपनी रिपोर्ट में उनका पर्दाफाश कर देते हैं। शरद मराठे अमेरिका में सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं, एक कंपनी अमेरिका में और एक भारत में। मराठे ने अमेरिका से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री पाई है। खेती से कभी नाता नहीं रहा। इनकी राजनीतिक तपस्या के बारे में जलिहल लिखते हैं कि मराठे भाजपा की ओवरसीज फ्रेंड्स इकाई के अध्यक्ष के साथ अपनी दोस्ती का बखान करते पाए गए हैं। वाजपेयी के समय से बीजेपी के करीबी रहे हैं। इस रिपोर्ट में दस्तावेजों के साथ दावा किया गया है कि शरद मराठे के प्रस्ताव के बाद ही नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसने सुझाव दिया कि किसानों की आय डबल करनी है तो खेती को व्यावसायिक बनाने की जरूरत है। मंडी को बाजार के लिए खोल देना होगा। किसानों की जमीन को लीज पर देने का रास्ता बनाना होगा। टास्क फोर्स के 11 सदस्यों के नाम भी शरद मराठे ने सुझाए और स्वीकार हो गए और खुद भी उसके सदस्य बन गए। इसमें अदानी समूह, आईटीसी, महिंद्रा, पतंजलि, बिग बास्केट जैसे चुनिंदा कॉरपोरेट को रखा गया था। टास्क फोर्स की पहली मीटिंग के रिकॉर्ड से पता चलता है कि मराठे ने कहा था कि ये एग्रीकल्चर से एग्री बिजनेस की ओर जाने का सही समय है। सही समय याद रखिएगा, आगे बताऊंगा। यानी खेती को बिजनेस बनाने का सही समय है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई, लेकिन अचानक 3 कृषि कानून थोप दिए गए। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने दावा किया है कि इन सभी के दस्तावेज हैं जो उसके पास हैं और वेबसाइट पर मौजूद हैं। 2016 में यूपी की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि किसानों की आय 2022 तक डबल हो जाएगी। 2022 का साल आया, चला भी गया। आज तक नहीं बता पाए कि आमदनी डबल हुई या नहीं, लेकिन 2016 के बाद से यह खेल पर्दे के पीछे शुरू होता है। किसानों के लिए नहीं, किसी और की आमदनी डबल करने के लिए, जो अब सामने आ गया है। यह रिपोर्ट बताती है कि 2020 में तीनों कृषि कानूनों के पास होने के पहले 3-4 साल तक क्या क्या होता रहा। हमारा सवाल है कि मराठे के कहने पर जनवरी 2018 में जो टास्क फोर्स बना, उसके पास किसानों से बात करने के लिए तो काफी समय था। फिर क्यों नहीं किसानों को शामिल किया गया, उनसे बात की गई। केवल कॉरपोरेट को लेकर कमेटी क्यों बनाई गई? क्या केवल किसानों को लेकर कोई टास्क फोर्स बना था? बताइए।
क्या इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी किसानों के लिए तपस्या कर रहे थे या ये तपस्या कॉरपोरेट के लिए की जा रही थी? पूजा किसानों के नाम पर हो रही थी मगर ध्यान कॉरपोरेट का लगाया जा रहा था। डू यू गेट माई पॉइंट? हमने पाया कि 3 कृषि कानून आने से 2 साल पहले सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई जिसका मूल उद्देश्य प्राइवेट कंपनी को कृषि में एंट्री देने का था। इस टास्क फोर्स के रिकॉर्ड्स पब्लिक से अब तक छुपाए गए थे। टास्क फोर्स बनी थी किसानों की आय दुगनी करने के लिए, लेकिन द रिपोर्टर्स कलेक्टिव को मिले सरकारी कागजों से पता चला कि उसने प्राइवेट कंपनियों से बिजनेस मॉडल्स पे सलाह ली। टास्क फोर्स इस काम में लगा हुआ था जबकि उसी समय एक इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी भी किसानों की आय दुगनी करने के विषय पर काम कर रहा था। दोनों में सबसे बड़ा फर्क था कि टास्क फोर्स सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मॉडल्स पर चर्चा कर रहा था। एक तरफ कमेटी के रिकॉर्ड्स पब्लिक में आ गए, लेकिन टास्क फोर्स की बात को सरकार ने पब्लिक से छुपा दिया। इस टास्क फोर्स में एमएसपी और क्रॉप इंश्योरेंस जैसे विषयों की चर्चा नहीं की गई। इनका पूरा फोकस था कि कैसे कृषि को प्राइवेट बिजनेसेस के लिए खोल दिया जाए। किसानों की आय दुगनी करने के लिए टास्क फोर्स ने अडानी ग्रुप, पतंजलि, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बिग बास्केट जैसे कंपनियों से सलाह ली। टास्क फोर्स में एमएसपी की चर्चा कभी हुई ही नहीं। जो कृषि कानून लाए गए उन्होंने इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी की सलाह को नकारते हुए एमएसपी के कंडीशन को कानून में इंक्लूड नहीं किया। इस टास्क फोर्स के रिकॉर्ड से यह बात पता चलती है कि सरकार कृषि कानून लाने से पहले किस तरह की मीटिंग्स कर रही थी, कैसे बड़े उद्योगपतियों को किसान की आय दुगनी करने की आड़ में एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मिल गया अपने धंधे के फायदे की बात करने के लिए, और कैसे सरकार ने इन्हीं उद्योगपतियों के फायदे के लिए कृषि कानून बनाए थे। जब आंदोलन करने वाले किसानों ने सरकार से पूछ दिया कि कृषि कानूनों को लाने से पहले किस किसान या किसान संगठन से पूछा गया, तो जवाब देते नहीं बना। बाद में अजीब अजीब तरह के संगठन के किसान खड़े कर दिए गए जो कानून का समर्थन करने आ गए। तब सरकार ने क्यों नहीं इस टास्क फोर्स के बारे में जानकारी दी? क्यों नहीं तब शरद मराठे का नाम बताया गया? कौन है यह आदमी जिसके कहने पर नीति आयोग 3 महीने में टास्क फोर्स खड़ा कर देता है? योगेंद्र यादव 2017 के साल में देश की मंडियों का दौरा कर रहे थे। उन्होंने दिखाया कि प्रधानमंत्री की नीति के अनुसार मंडियों में अनाज की खरीद नहीं हो रही है। तब योगेंद्र यादव इस शरद मराठे से टकरा गए नीति आयोग के दफ्तर में। कैसे योगेंद्र खुद बता रहे हैं, आप सुनिए। योगेंद्र यादव किसान आंदोलन में भी सक्रिय थे। हमने उनसे पूछा कि क्या कभी किसी स्तर पर इस शरद मराठे का नाम आया था? उस बातचीत के दौरान टास्क फोर्स का जिक्र हुआ था? कुछ छुपा रहे हो? You are being shady. Do you have any idea what I have to do for the money? Oh please, you've done. रिपोर्टर्स कलेक्टिव के इस महत्वपूर्ण खुलासे ने जो परत दर परत सच उघड़ रहा है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम जोड़ दिया। किसान आंदोलन के दौरान हमें शक तो था कि मामले का अडानी से कोई संबंध है, क्योंकि उससे ही पहले और लॉकडाउन के दौरान अडानी जी ने हरियाणा में बड़े बड़े साइलो खरीद लिए थे। तो हमें शक तो था कि उन्हें पहले से पता था कि ये होने वाला है, और हो ना हो इसमें कहीं ना कहीं जुड़ाव है उनका। लेकिन कोई प्रमाण नहीं था हमारे पास, और नीति आयोग ने ऐसी कोई खुफिया कमेटी बनाई हुई है इसका कोई गुमान नहीं था। मैं नीति आयोग में गया था, राजीव कुमार जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष से मिलने हमारा एक किसान आंदोलन का प्रतिनिधि मंडल गया था। चूंकि सरकार ने उनको जिम्मेवारी दी थी प्रोक्योरमेंट सुनिश्चित करने की, और हम देश भर की मंडियों का दौरा करने के बाद ही शिकायत लेके गए थे कि प्रोक्योरमेंट तो हो नहीं रहा है तमाम तरीके से, और किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा है। उस मीटिंग में ये सज्जन वहां पे बैठे हुए थे, एनआरआई जिनका जिक्र चल रहा है। मेरे मन से तो इनका शरद मराठे जी का नाम भी उतर गया था, लेकिन अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव की बात सुन के ध्यान आया। उस मीटिंग में इन्हें बैठाया गया था और ये इसी तरह की बात कर रहे थे, कॉर्पोरेट ये कर सकते हैं, सॉल्यूशन प्राइवेट सेक्टर में है इत्यादि। और मीटिंग के बाद इन्होंने मुझे कहा आपसे एक अलग मीटिंग करनी है। मुझे नीति आयोग के कमरे में लेके गए, मेरे साथ आधे घंटे उन्होंने बात की, और मुझे बात करके पता लग गया कि भैया इनको भारतीय कृषि से और इसके समाधान से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने नमस्ते कर ली। वो कहते हैं कि आपको हम आगे संपर्क रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि जाहिर है इसका कोई संबंध नहीं है, इसका कोई महत्व था, और वो कुछ नीति आयोग में खेल कर रहे थे इसका कोई गुमान भी नहीं था। लेकिन सच निकल रहा है, और सच ये है कि भारत की कृषि को कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले करने का षड्यंत्र था, जिसे किसान आयोग ने बचा लिया। किसान आंदोलन
जिससे इस देश को बचा। ऐसे लोग सत्ता के गलियारे में अक्सर मिल जाते हैं। बहुत बाद में पता चलता है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का पता लगाने का दावा किया है कि कृषि कानूनों की शुरुआत किस तरह से होती है। तभी तो पता चलेगा कि किसानों के साथ धोखा